मॉर्निंग टू ऑल, मैं नरेंद्र सिंह। आज आपको ग्रामर का दूसरा पार्ट वर्ण विचार के संबंध में बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इस विषय को सुनिए। इसमें सबसे पहला है वर्ण, अल्फाबेट। हर भाषा में वर्ण होते हैं, अक्षर। अंग्रेजी में ABCD है, दुनिया में आ है, हिंदी में भी अनार का अ, आम का अ, दूल्हे का ई, ऐसे वर्ण। तो वर्ण जो होते हैं वह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है और इसके और कोई टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णों किसी भी भाषा के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी में अनार का अ से लेकर हल का ह तक वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। प्रत्येक भाषा की वर्णमाला होती है। अंग्रेजी में A से लेकर Z तक वर्णमाला है। इसी प्रकार उड़िया में भी क से लेकर अज्ञा तक जो है वो वर्णमाला है। हिंदी में भी नार के क से लेकर हल के क तक वर्णमाला। वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर किसे जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है या जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर, नार का अ से लेकर और तक जो वर्ण है वो स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों का जब उच्चारण होता है, तो स्वरों का जब उच्चारण होता है तो हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के हवा निकलती है। हिंदी में 11 स्वर है। अनार के क से लेकर औरत का औ तक जो है वो स्वर कहलाता है। अब है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस अ, तो क व्यंजन के उच्चारण में आ की सहायता ली गई। यहाँ पर क व्यंजन है तो अ स्वर है, और क व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर की सहायता ली गई है, इसलिए क बना है पूरा। तो ये क जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 कलम का क से लेकर हल का ह तक जो है वह व्यंजन कहलाता है। इसके अंतर्गत देखिए कवर, कवर कहने से क ख ग घ अंग, ये कवर है। फिर चवर, च छ ज झ ञ, ये चवर है। इसके बाद कवर, क ख ग घ न, ये कवर। फिर कवर, क ख ग घ न, इसके बाद पवर, प फ ब भ म। तो इस प्रकार ये अलग अलग वर्ग हैं, कवर, चवर, टवर, कवर और पवर। तो ये सारे व्यंजन कहलाते हैं। अब आपको आगे बता रहे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन
व्यंजन किसे कहते हैं? दो भिन्न व्यंजनों के योग से, दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी दो अलग अलग प्रकार के व्यंजन होंगे और दोनों को जब हम मिलाएंगे तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। जैसे देखिए एक शब्द है छ, तो ये छ जो छतरी कक्षा है, ये शब्द कैसे बना, ये वर्ण कैसे बना? ये शब्द का प्लस श प्लस अ, ये तीनों के मेल से बना। ये एक वर्ण है, ये एक वर्ण है, तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बना। तो क प्लस श प्लस अ ये है छ, छतरी कक्षा, यानी इसमें क्षमा, जैसे शब्द बनेगा क्षमा। उसी तरह ये क है, क प्लस र प्लस अ, तो ये क र प्लस अ, ये तीनों के मिलने से र से त्रिशूल। श्र, ये जो स्र है, श प्लस र प्लस अ, तो बना श्र। ये श्रीमान, श्रीमती कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये संयुक्त कहने का मतलब ये है दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बाद है ऋषिकारी का उच्चारण। देखिए हिंदी में ये जो है ऋषिकारी, इसका उच्चारण अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार से होता है। ऋषि, ऋषि जो शब्द है वो तत्सम शब्द, ये संस्कृत का शब्द। इसमें दो उच्चारण भौगोलिक क्षेत्र के आधार, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में ऋषि का उच्चारण रू के रूप में, वहाँ के स्थानीय लोग इसका उच्चारण रू के रूप में करते हैं, लेकिन लिखा जाता है ऋषिकारी है, लेकिन उच्चारण में रू किया जाता है। तो जैसे ऋषि, ऋण, दृष्टि आदि उच्चारण होता है, लेकिन बोलते समय ऋषि, ऋण बोला जाता है। ऋषि ऐसा, ऋषि ऐसा कहीं कहीं बोला जाता है। ऋण वो ऋण के हिसाब से बोला जाता है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है, लिखा ऐसा जाता है ऋषि, ऋण, ये शुद्ध लिखा में ऐसा लिखा है। उच्चारण में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार से होता है, वो क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से कारण से ऐसा होता है। अच्छा देखिए, उच्चारण हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण में कुछ अंतर आता है, जैसे कैसा, है, तो उच्चारण देखिए कैसा होता है, कैसा, पैसा, मैदा, दैहिक, हैरत। दूसरे स्वरों में आप देखेंगे गैया, गैया, नैया, मैया, गवैया, नचैया। तो इन शब्दों के पहले में एक का उच्चारण भिन्न भिन्न रूपों में हुआ है। तो एक शब्द है भैया, ये भी दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन क्षेत्रीय प्रभाव से इसमें उच्चारण करते समय थोड़ा दोष आता है, लेकिन सही भैया ऐसा ही लिखा है। अब आप संयुक्ताक्षर के बारे में आपको बताते हैं। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं?
संयुक्त अक्षर। संयुक्त रूप से लिखा जाता है। अनेक व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़ते हैं। जहाँ अनेक व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़ते हैं उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे देखिए, और इसको बनाने के कुछ विशेष नियम। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को सबसे पहले हम देखते हैं कि खड़ी पाई वाले व्यंजन किस प्रकार बने जाते हैं। एक शब्द है ख, इसकी खड़ी पाई मतलब ये खड़ी पाई है, इसको हम हटाएंगे तो ये बन जाएगा ऐसा। तो खड़ी पाई को हटा है खड़ी पाई हटा संयुक्त, ये संयुक्त अक्षर है। तो इससे हम बनाएंगे क्या बन गया, एक शब्द शब्द बन गया। तो ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई होती है उसे हटाकर संयुक्त व्यंजन बना दिया जाता है। खड़ी पाई को हटाकर जो व्यंजन बनाए जाते हैं उनको खड़ी पाई वाले व्यंजन कहते हैं। वाह, दूसरा इसमें है वाह, इसमें भी खड़ी पाई हटाकर वाह शब्द बनाया गया। तो ये ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई होती है और उसे हटाकर संयुक्त अक्षर बनाया जाता है, इसे खड़ी पाई व्यंजन कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब दूसरा देखो, संयुक्त अक्षर में दूसरा है हुंडी हटाकर। हुंडी क्या चीजें बताएंगे, पहले ये समझे। ऐसे व्यंजन जिसमें हुंडी पाई होती है उससे हटाकर जो संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं उनको हुंडी पाई संयुक्त अक्षर कहते हैं। हुंडी मतलब देखिए, जैसे ये एक शब्द है क को इस प्रकार लिखना, उसका शेष वाले भाग को नहीं घुमाना। क के शेष वाले भाग को गोलाकार जो होता है घुमाना होता है, उसको नहीं घुमाना है। तो इस प्रकार के जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो हुंडी हटाकर बनाए जाते हैं। जैसे ये क हुआ है, ये उसका हुंडी पाई को हटाकर बना लिखा गया है और उससे एक शब्द बनेगा प्यारी। क्योंकि क्या, ये जो शब्द है ये शब्द में हमने हुंडी हटाकर बनाए। वो ऐसे व्यंजन जिनमें हुंडी पाई होती है और उसे हटाकर जो संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं वो हुंडी पाई संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। अब देखिए फ में भी हुंडी पाई हटाकर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पूरा फ है, देखिए इस पूरे फ को हम हुंडी पाई हटाएंगे तो ये ऐसा शेष वाला भाग जो होता है घुमाकर जो पूरा किया जाता है उससे हटाकर जो संयुक्त अक्षर बनाएंगे वो हुंडी पाई संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे हफ्ता, यहाँ पर जो फ है उसको हमने आधा लिखा है। कितना लिखा है, आधा लिखा है। तो इस प्रकार दफ्तर, एक और शब्द है दफ्तर, ये दोनों शब्द में फ का हुंडी पाई हटाकर एक शब्द बनाया गया। इसके अलावा हलंत लगा कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जैसे अंग, छ, ग, ठ, ड, ढ, ण, द, ह। ये संयुक्त अक्षर बनाने के लिए वर्ण के नीचे इनसे बने हुए जो शब्द होते हैं उनको बनाने के लिए हलंत शब्द का, हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये देखिए
विद्वान, ये 10 शब्द है। व के नीचे हलंत। तो किन किन शब्दों के नीचे हलंत लगता है उसको देखिए। छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह। ये सब में संयुक्त अक्षर बनाने के लिए वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है। और ता वाले में देखो नट्टू, देखिए ता के नीचे हलंत लगा। उसी प्रकार ड के नीचे बुढ़ा, बुढ़ा शब्द लिखेंगे तो ड के नीचे बुढ़ा, तो कुछ ऐसे शब्द जिनके नीचे हलंत लगाकर संयुक्त अक्षर बनाया जाता है वो इस प्रकार है। इसमें अंगा, त, द, छ, द और ह। अंगा में देखो पंख, गंगा। ट में देखो चिट्ठी, खट्टा। तो खट्टा में जो पहला टा आएगा उसके नीचे हलंत लगेगा। तुम्हारी किताब में आप देख कर समझ सकते हैं। इसके बाद हम आपको र के 3 रूप बताते हैं। र एक ऐसा शब्द है जिसको 3 रूपों में लिखा जाता है। र के विभिन्न रूप, र के विभिन्न रूप। ये एक तरह होता है रा, एक रेफ र, इसको रेफ र, धर्म कर्म, धर्म कर्म, ये तरह होता है पदेन्द्र, ये तरह होता है ऐसा, ये भी पदेन्द्र है, जिसे प्रकाश। देखो यहाँ पर र को एक जनरल रूप में जब लिखा जाता है तो जैसे बात रस्सी है, ये रखा लिखने का रखा। एक र ये होता है, ये र जो व्यंजन के आगे यदि र आता है, एक व्यंजन के आगे र आता है तो उसको नेक्स्ट व्यंजन के ऊपर में रेफ डालकर र लिखा जाता है, जैसे धर्म और कर्म लिखा जाता है। इसके अलावा देखिए र जब कोई वर्ण र से संयुक्त होता है तो उसके नीचे वो इस प्रकार लिखा जाता है। स्वर रहित र, स्वर रहित व्यंजन की पाई के साथ ऐसा लिखा जाता है। इस प्रकार प्रकाश जो है इसमें श्रम, श्रमिक, द्रव्य, वज्र आदि शब्दों में इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। स्वर रहित ट और ड के साथ संयुक्त सहित र इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे ट्रक, ये इस प्रकार ट्रक, ट्राम, राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा, ड्राफ्ट में इस प्रकार के र का पदेन्द्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये र के विभिन्न रूप। अब है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार, अनुस्वार मतलब जिसका उच्चारण नाक से होता है, जिसका उच्चारण नाक से होता है उसको अनुस्वार बोलते हैं। इसको बिंदु के रूप में, बिंदु भी इसको कहते हैं। इसका निशान ऐसे, ये अनुस्वार है, बिंदु, इसको बिंदु नाम से लिखा जाता है। और ये अंग, ञ, ण, न और म, ये 5 जो व्यंजन हैं उनके बदले में कहीं लिखा जाता है। अनुस्वार को अंग, ञ, ण, न और म वाले जगह में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है,
हवा केवल नाक से बाहर निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण नाक से होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदु के रूप में है। जैसे जंगल, मंगल, जंगल, मंगल, बंदर, अंदर, ये सब है। यहाँ पर देखो ज के ऊपर बिंदु है, मा के ऊपर बिंदु है, ये अनुस्वार है। क्या क्या रहता है? अनुस्वार, और इसका उच्चारण नाक से। अब है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक का निशान चंद्र बिंदु के रूप में। अनुनासिक, ये चंद्र, इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जिस का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक से और मुंह से दोनों जगह से निकलकर मुंह के विभिन्न स्थानों से होते हुए बाहर निकलती है। इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे आँख, आँख लिखना है तो इस प्रकार चंद्र बिंदु का प्रयोग। दांत, पाँच, इन शब्दों में देखिए हमने पहले में आ के ऊपर चंद्र बिंदु है, दांत में दा के ऊपर, पाँच में आ के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार ये अनुस्वार और अनुनासिक कहलाते हैं। अब है आगत। विसर्ग। अब बता, अब है विसर्ग। विसर्ग संस्कृत शब्दों में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण के अंतिम भाग में दो बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका विसर्ग का मतलब है दो बिंदु, और इसका उच्चारण धा के रूप में होता है, हल्के ह के रूप में होता है। और संस्कृत वाले शब्दों में इनका विसर्ग का ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे अतः, प्रातः, क्रमशः, पुनः आदि, ये सब इसमें होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और विशेष बातें आपको बताई गई हैं। लिखित रूप और उच्चारण, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको लिखते समय कुछ दूसरा रूप है, लेकिन उच्चारण करते समय थोड़ा सा दूसरा रूप होता है। तो उसमें आपको ध्यान देना है। एक वचन में उसका रूप दूसरा होता है, बहुवचन में दूसरा होता है। जैसे दवाई, दवाई एक ऐसा शब्द है देखिए जो एक वचन में है तो ई के ऊपर मात्रा होगी, बड़े ई की मात्रा है। लेकिन बहुवचन में वो जब दवाइयाँ होगा तो जो ई है वो छोटे ई हो जाएंगी, और यहाँ में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाएगा। नदी, नदी एक वचन में है तो द में बड़ी ई की मात्रा है, परंतु बहुवचन में जब नदियाँ होगा तो नदियाँ लिखते समय द के ऊपर छोटे ई की मात्रा हो जाएगी, और यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु लिखा जाएगा। इस प्रकार अब अंतिम में है तुम्हारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? देखो, वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करना, वर्ण के शब्दों को अलग अलग करना, मात्राओं को अलग अलग करना, वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद में हम शब्दों के जो वर्ण हैं उनको अलग अलग करते हैं। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे देखिए ये अंतिम है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम बता रहे हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। एक शब्द है नया, एक शब्द है नया।
कैसे अलग अलग से न य नया। तो ऐसा इस प्रकार भारत, हिंदी, दीपावली जितने भी शब्द हैं उनके वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। हमारी किताब में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको आप देखकर समझ सकते हैं, पढ़कर समझ सकते हैं। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप स्कूल खुलने के बाद हमसे पूछ सकते हैं। तो आज ग्रामर में दूसरे पार्ट में इतना ही है। अब आप इसको पढ़िए, समझिए, और कुछ समझ में नहीं आए तो स्कूल खुलने पर हमसे पूछिएगा, फिर हम आपको बताएंगे। इसमें जो प्रश्न उत्तर दिया है, जो उत्तर आप लिख सकते हैं किताब में, जो उत्तर लिखना है वो आप लिखिए। जो नहीं बनेगा स्कूल खुलने पर हमसे आप पूछिएगा। इसके बाद तीसरा है तुम्हारा संधि, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।